साल 1919। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, पर भारत में शांति नहीं बल्कि बेचैनी बढ़ रही थी। हाँ, बेचैनी बहुत ज्यादा थी। वजह कई थी और ये एक साथ मिलकर लोगों के सब्र का बांध, जैसे कहते हैं ना, तोड़ रही थी। हाँ, जैसे कि एक तरफ तो महंगाई कमर तोड़ रही थी, रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं। बिल्कुल। और ऊपर से अंग्रेजी सरकार टैक्स बढ़ाए जा रही थी, लगान का बोझ था। और ये सिर्फ पेट की आग नहीं थी, मतलब राजनैतिक तौर पर भी जबरदस्त दमन चल रहा था। हाँ, वो भी बहुत बड़ा कारण था। सोचिए, पहले रॉलेट एक्ट आया, मतलब बिना अपील बिना दलील किसी को भी जेल में डालने का कानून। कितना भयानक। हाँ, फिर पंजाब में मार्शल लॉ लगा और उसके बाद जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार। उसने तो अंग्रेजी राज के इंसाफ और इंसानियत के सारे दावों की पोल खोल दी। बिल्कुल। और हद तो तब हुई जब इस नरसंहार की जांच के लिए बनी हंटर कमेटी ने। उसने तो लीपापोती कर दी। हाँ, लीपापोती कर दी, बिल्कुल। और यही नहीं, जैसा इन नोट्स में जिक्र है, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर के काम को सही ठहराया। ये तो यकीन करना मुश्किल है। और तो और, ब्रिटेन की जनता ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, करीब 30,000 पाउंड। ये बातें भारतीयों के जले पर नमक छिड़कने जैसी थीं। उन्हें लगा होगा कि अंग्रेजों की नजर में उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सही कहा, उन्हें यही महसूस हुआ। इसके साथ ही जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए थे, उनसे भी भारी निराशा हुई। हाँ, उसमें वो डायरकी यानी दोहरे शासन जैसी व्यवस्था थी। जी, जो भारतीयों की स्वशासन की मांग से कोसों दूर थी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही थी, मतलब आर्थिक तंगी, राजनीतिक जुल्म, इंसाफ का मजाक। हाँ, और सुधारों का धोखा भी। लोगों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से भरोसा, आप समझे, बिल्कुल उठ गया था। वो बदलाव चाहते थे। इसी निराशा और गुस्से के बीच एक और धारा बह रही थी, है ना, हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती राजनीतिक नजदीकी। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। इसकी शुरुआत तो 1916 के लखनऊ समझौते से हुई चुकी थी, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर काम करने का फैसला किया था। और फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो विरोध हुआ, हाँ, उस विरोध ने इस एकता को और मजबूत किया। सड़कों पर हिंदू, मुसलमान, सिख सब साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अच्छा। और ये नोट्स बताते हैं कि मुस्लिम लीग के अंदर भी एक बदलाव आ रहा था। वो जो पुराने थोड़े नरम नेता थे अलीगढ़ वाले, हाँ, उनकी जगह अब ज्यादा राष्ट्रवादी और कह सकते हैं उग्र विचारों वाले मुसलमान नेता सामने आ रहे थे। तो ये एकता सिर्फ नेताओं के बीच नहीं थी, मतलब आम लोगों में भी थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम लोगों तक, आम लोगों के स्तर पर महसूस की जा रही थी। एक साझा दुश्मन का एहसास था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एकता को एक बड़े आंदोलन में बदलने वाली चिंगारी कहाँ से आई। यहीं पर शायद खिलाफत का मुद्दा सामने आता है। हाँ, बिल्कुल। ये क्या था मामला खिलाफत वाला? देखिए, पहले विश्व युद्ध में तुर्की वो जर्मनी के साथ था और हार गया। अच्छा। अब तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, एक तरह से अपना आध्यात्मिक गुरु। हाँ, ये तो पता है। तो युद्ध के बाद जीतने वाले देश, खासकर ब्रिटेन, तुर्की के साम्राज्य के टुकड़े कर रहे थे। इससे खलीफा की सत्ता और कह लीजिए इज्जत खतरे में पड़ गई थी। तो भारतीय मुसलमानों में इसे लेकर चिंता थी? बहुत गुस्सा और चिंता थी। उनकी मांगे सीधी थी, जैसा नोट्स में साफ लिखा है। एक तो ये कि मुसलमानों के जो पवित्र स्थान हैं, उन पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है। और दूसरा, तुर्की का बंटवारा इस तरह ना हो कि खलीफा बिल्कुल शक्तिहीन हो जाए, उनके पास पर्याप्त इलाका रहे। तो इसी के लिए 1919 में खिलाफत कमेटी बनी। जी हाँ, 1919 की शुरुआत में ही। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ। जिसमें अंग्रेजी सामान के बहिष्कार की बात उठी। और इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? गांधी जी। अच्छा, गांधी जी। हाँ, उन्होंने इस मुद्दे में एक सुनहरा मौका देखा। एक ऐसा मौका जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन छेड़ सकते थे। लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार थी? मेरा मतलब, खिलाफत तो सीधे सीधे एक धार्मिक मुद्दा लग रहा था। कांग्रेस ने क्यों इसका साथ दिया? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, इसके कई कारण थे जो इन नोट से उभरते हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, गांधी जी और कांग्रेस के कई नेताओं को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। मतलब मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का मौका। बिल्कुल, इससे अच्छा मौका शायद नहीं मिलता। दूसरा, जलियांवाला बाग और पंजाब के जुल्मों के बाद कांग्रेस का भी धीरज, कह लीजिए, जवाब दे रहा था। हाँ, वो हंटर कमेटी वाली बात के बाद तो खासकर। प्रस्तावों से काम नहीं चलेगा, सीधी कार्रवाई करनी होगी। और तीसरा,
उन्हें जनता का मूड पता था। लोग गुस्से में थे और मतलब सड़क पर उतरने को तैयार थे। तो मतलब कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों को एक दूसरे में एक सहयोगी नजर आया। हाँ, और मुस्लिम लीग ने भी कहा कि वो राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस का पूरा साथ देगी। तो अब मंच तैयार था एक बड़े साझे आंदोलन के लिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था फिर तो। नहीं, ये उससे ज्यादा था। ये इस एहसास पर आधारित था कि भले ही तात्कालिक मुद्दे अलग दिखें, लेकिन असल दुश्मन एक ही है, ब्रिटिश राज। हाँ, ये सोच कि उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई असल में एक ही लड़ाई है। बिल्कुल, इसने आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी। इसके बाद तो घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा होगा। हाँ, बहुत तेजी से। फरवरी 1920 में गांधी जी ने वायसराय से बात की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मई 1920 में तुर्की पर वो सेवर्स की अपमानजनक संधि थोप दी गई, जिससे भारत में गुस्सा और भड़का होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर जून में इलाहाबाद में सब पार्टियों ने मिलकर बहिष्कार के कार्यक्रम पर सहमति जताई। और फिर वो तारीख आई 31 अगस्त 1920, जब खिलाफत कमेटी ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। जी, और इसके तुरंत बाद सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यहाँ एक बड़ा फैसला हुआ। क्या? कांग्रेस ने भी असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लक्ष्य, जब तक पंजाब और खिलाफत के मसले हल नहीं होते और स्वराज नहीं मिलता, तब तक असहयोग जारी रहेगा। अच्छा, तो ये असहयोग का कार्यक्रम क्या था? मतलब क्या क्या करना था इसमें? हाँ, ये जानना जरूरी है। इसमें शामिल था सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार, ठीक है। अदालतों का बहिष्कार और उसकी जगह पंचायती अदालतों का इस्तेमाल, विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी, हाँ बिल्कुल। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और उसकी जगह खादी पहनना, चरखा चलाना और सरकारी उपाधियां और सम्मान लौटाना। और आगे के लिए भी कुछ सोचा था? हाँ, साथ ही ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो आगे टैक्स ना देने जैसा सविनय अवज्ञा भी शुरू किया जा सकता था। मतलब प्लान तैयार था। लेकिन असली मोहर कहते हैं दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में लगी। हाँ, बिल्कुल। नागपुर अधिवेशन बहुत अहम था। यहाँ असहयोग कार्यक्रम को पक्का कर दिया गया, पर कुछ बहुत बड़े और दूरगामी बदलाव भी हुए। जैसे कि? सबसे बड़ा बदलाव था कांग्रेस के लक्ष्य में। अब लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक दायरे में स्वशासन पाना नहीं रहा। तो क्या बन गया? अब लक्ष्य बना शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज हासिल करना। स्वराज? इसका मतलब क्या था? मतलब अब कांग्रेस जनसंघर्ष के लिए तैयार थी? हाँ, बिल्कुल। भले ही वो मौजूदा कानूनों के दायरे से बाहर हो। ये बहुत बड़ा कदम था। इसने कांग्रेस को एक पिटीशन देने वाली संस्था से बदलकर एक जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टी बना दिया। और संगठन में भी बदलाव हुए? जी हाँ, इसी अधिवेशन में संगठन को भी बदला गया। पहली बार 15 सदस्यों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC बनी, जो रोजमर्रा के फैसले ले सके। और वो मेंबरशिप फीस वाली बात? हाँ, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की मेंबरशिप फीस घटाकर सिर्फ 4 आने कर दी गई। सिर्फ 4 आने, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी सदस्य बन सके। बिल्कुल, उद्देश्य यही था। और यहीं पर गांधी जी ने वो मशहूर घोषणा की थी ना, 1 साल में स्वराज। हाँ, वही घोषणा। अगर कार्यक्रम पर पूरी तरह अमल हुआ तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। इस एक नारे ने पूरे देश में जैसे बिजली दौड़ा दी। हालांकि कुछ पुराने नेता जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन बदलावों से सहमत नहीं थे। हाँ, वो अलग हो गए और उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाई। पर मुख्यधारा पूरी तरह बदल चुकी थी। नागपुर अधिवेशन ने सचमुच कांग्रेस का कायापलट कर दिया। 1 साल में स्वराज का नारा बेशक बहुत महत्वाकांक्षी था। हाँ, शायद अवास्तविक भी, पर इसने लोगों में उम्मीद और जोश की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। अब कांग्रेस सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों की पार्टी नहीं रही, वो गांव-गांव तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। और आंदोलन फैला भी जबरदस्त तरीके से। गांधी जी और वो अली बंधु, हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। हजारों की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ती थी। हाँ, और सरकारी स्कूलों कॉलेजों के बहिष्कार के जवाब में कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खुले, जैसे जामिया मिल्लिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात और बिहार विद्यापीठ। और इनमें देश के बड़े बड़े नेता पढ़ाने लगे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस जैसे कई बड़े नाम इनसे जुड़े। ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं थी। नोट्स बताते हैं कि आंदोलन की लहर गांव और कस्बों तक पहुंच गई थी। कहाँ-कहाँ असर दिखा इसका? बंगाल के मिदनापुर और आंध्र के गुंटूर में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। असम के चाय बागानों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। स्टीमर सेवाओं और रेलवे में भी हड़तालें हुईं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में अवध किसान आंदोलन और एका आंदोलन चल रहे थे।
मालाबार में मोपला किसानों का विद्रोह हुआ। पंजाब में सिख समुदाय गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से आजाद कराने के लिए आंदोलन कर रहा था। तो ये सब अलग अलग संघर्ष जैसे एक बड़ी नदी में आकर मिल रहे थे। बिल्कुल सही, ऐसा ही लग रहा था। और फिर नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, हाँ, तो उनका स्वागत हड़तालों और खाली सड़कों से हुआ। सरकार वाकई हिल गई थी। लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या सब एक जैसे उत्साहित थे या कुछ फर्क था? यहाँ थोड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। नोट्स कुछ इशारा करते हैं इस बारे में। जैसे मध्यम वर्ग जो शहरों में था, शुरुआत में बहुत उत्साहित था। हाँ, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अदालतों के पूरी तरह बहिष्कार को लेकर उनमें बाद में कुछ हिचकिचाहट आई। शायद रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा था। और व्यापारी वर्ग? व्यापारी वर्ग ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का खूब समर्थन किया, क्योंकि स्वदेशी माल की मांग बढ़ने से उन्हें सीधे तौर पर फायदा था। आर्थिक पहलू भी था। और किसान? किसान बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि जमींदारों और सरकार के शोषण से मुक्ति भी था। हाँ बिल्कुल, उनके मुद्दे जमीन से जुड़े थे। छात्र तो आंदोलन की रीढ़ बने। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, प्रचार किया, धरने दिए, वॉलंटियर बने। और महिलाएं, उनकी भागीदारी कैसी रही? महिलाएं भी अभूतपूर्व संख्या में बाहर निकली। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। उन्होंने पर्दा छोड़ा, जुलूसों में शामिल हुई, शराब की दुकानों पर धरने दिए। और तिलक स्वराज फंड के लिए गहने भी दान दिए थे, सुनाए? हाँ, अपने गहने तक दान कर दिए। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एकता इस दौर में अपनी चरम पर थी। मोपला जैसी कुछ घटनाओं के बावजूद? हाँ, उन घटनाओं में सांप्रदायिक तनाव दिखा, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो मुसलमानों की भागीदारी जबरदस्त थी और एकता बनी रही। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस सब पर? क्या वो बस देखती रही? नहीं, सरकार चुप नहीं बैठी थी। मई 1921 में गांधी जी और वायसरॉय रीडिंग की बातचीत हुई, पर वो बेनतीजा रही। क्यों? गांधी जी को लगा कि सरकार उन्हें और खिलाफत नेताओं को बांटने की कोशिश कर रही है। फूट डालने की कोशिश? अच्छा, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति। हाँ, वही। लेकिन गांधी जी झांसे में नहीं आए। अब कांग्रेस के अंदर से और आम लोगों की तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाए। यानी सविनय अवज्ञा, टैक्स ना देना वगैरह? जी हाँ, लोगों का जोश उफान पर था। दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में सारी जिम्मेदारी गांधी जी को सौंप दी गई कि वो फैसला करें। और फिर फरवरी 1922 की शुरुआत में गांधी जी ने वाइसराय को अल्टीमेटम दिया। हाँ, बारदोली से चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक कैदी रिहा नहीं हुए और प्रेस पर से पाबंदियां नहीं हटी तो वो व्यापक सविनय अवज्ञा छेड़ देंगे। माहौल बेहद गर्म था। लग रहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में, हाँ, चौरी चौरा, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। क्या हुआ था वहां? वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई और गुस्से में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। ओह, और उसमें पुलिसकर्मी? हाँ, उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा की खबर मिलते ही गांधी जी हिल गए। उनके लिए तो अहिंसा सबसे ऊपर थी। बिल्कुल, अहिंसा उनके लिए सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक अटूट सिद्धांत था, एक आस्था थी। उन्हें लगा कि देश अभी इतने बड़े पैमाने पर अहिंसक रहने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें डर था कि अगर सविनय अवज्ञा शुरू हुई तो ऐसी हिंसा और फैल सकती है। हाँ, यही डर था और उन्होंने एक बेहद, कह सकते हैं, विवादास्पद फैसला लिया। आंदोलन वापस लेने का? जी, बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और आंदोलन रोक दिया गया। सारी ऊर्जा अब रचनात्मक कामों पर लगाने का फैसला हुआ, जैसे खादी, चरखा, राष्ट्रीय शिक्षा। हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत मिटाना, इन सब कामों पर। इस फैसले की आलोचना तो बहुत हुई होगी, कई नेता नाराज हुए होंगे। हाँ, बहुत आलोचना हुई। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष बोस जैसे कई नेताओं को लगा कि जब जनता का जोश चरम पर था तब पीछे हटना गलत था। लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर अड़िग रहे। इसके पीछे शायद एक और वजह थी जिसका इशारा नोट्स में मिलता है। आंदोलन लगभग 1.5 साल से चल रहा था और शायद लोगों में थकान के लक्षण भी दिखने लगे थे। अच्छा, ये भी एक पहलू हो सकता है। और साथ ही जिस खिलाफत के मुद्दे ने इतने सारे मुसलमानों को जोड़ा था, वो मुद्दा ही अब अप्रासंगिक होता जा रहा था। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने सत्ता संभाल ली थी और फिर उन्होंने खलीफा का पद ही खत्म कर दिया। हाँ, 1924 आते आते खिलाफत खत्म हो गई, तो जिस बुनियाद पर आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा खड़ा था, वो बुनियाद ही खिसक गई। आंदोलन वापस लेने के कुछ ही हफ्तों बाद मार्च 1922 में
गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 6 साल की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत मशहूर है। हाँ, ऐतिहासिक बयान है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ इसलिए हैं ताकि जिसे कानून अपराध मानता है, पर जो उनकी नज़र में नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है, उसके लिए खुशी-खुशी सबसे बड़ी सजा भुगत सकें। तो इस पूरे आंदोलन का हासिल क्या रहा? क्या ये असफल रहा क्योंकि 1 साल में स्वराज नहीं मिला? नहीं, इन नोट्स के आधार पर देखें तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसे असफल कहना शायद ठीक नहीं है। क्यों? क्या बड़े प्रभाव पड़े इसके? हाँ, क्योंकि इसके 2 बहुत बड़े और स्थायी प्रभाव पड़े। पहला, इसने शहरी मुसलमानों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, जो पहले शायद उतने सक्रिय नहीं थे। और दूसरा? दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने राष्ट्रवाद की भावना को, आज़ादी की चाह को सिर्फ पढ़े लिखे तबके तक सीमित नहीं रखा। उसे देश के कोने-कोने तक, गांव देहात तक, आम आदमी तक पहुंचा दिया। मतलब हर वर्ग का राजनीतिकरण हुआ? बिल्कुल, जन गोलबंदी के लिहाज से ये अभूतपूर्व था। इसने दिखा दिया कि भारतीय जनता एकजुट होकर ब्रिटिश राज को चुनौती दे सकती है। और वो हिंदू मुस्लिम एकता भी। हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता जो इस दौर में दिखी, वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि खिलाफत जैसे धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर लाने से शायद भविष्य में राजनीति में धर्म का घालमेल बढ़ा, जिसका आगे चलकर नकारात्मक असर भी हुआ। हाँ, ये भी एक पहलू है। पर इसका सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाना। इसने आने वाले आज़ादी के संघर्षों की जमीन तैयार की, लोगों में एक चेतना जगाई। तो ये थी खिलाफत और असहयोग आंदोलन की कहानी। कैसे आर्थिक तंगी, राजनीतिक दमन, जलियांवाला बाग का जख्म, खिलाफत का सवाल और स्वराज की तीव्र इच्छा ने मिलकर एक अभूतपूर्व जन आंदोलन को जन्म दिया। हाँ, हमने देखा इसका फैलाव, इसकी ताकत। और फिर चौरी चौरा की घटना के बाद इसकी आकस्मिक वापसी। ये पूरी यात्रा हमने समझने की कोशिश की। इन सारी बातों पर गौर करने के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है। जब कोई आंदोलन जिसमें लाखों लोगों ने अपनी पूरी आस्था और ऊर्जा झोंक दी हो, हाँ, अपने चरम पर पहुंचकर अचानक रोक दिया जाता है, तो उन लाखों लोगों की उम्मीदों का क्या होता है? उनके मनोविज्ञान पर और भविष्य के संघर्षों में उनकी भागीदारी पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये शायद आगे सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है।